हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर है दूसरा लेक्चर है पॉलिटिकल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। बेसिक हमने लगभग कवर कर लिया था। अब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में उद्देश्य का प्रयोग किया गया, न कि प्रस्तावना का। ठीक है, इसमें का प्रयोग किया गया, उद्देश्य का प्रयोग किया गया, न कि प्रस्तावना शब्द का। ये ऐसा क्यों किया गया, ये भी हम आपको बताएंगे। प्रस्तावना का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, मतलब प्रस्तावना का शब्द का प्रयोग की जगह उस उद्देश्य का शब्द का प्रयोग क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो उद्देश्य का पहले देखते हैं। उद्देश्य का यानी कि वही बात है, प्रस्तावना या उद्देश्य का। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, ये है यहाँ की इसमें देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य, और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विकास, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, विचार और अभिव्यक्ति दोनों अलग अलग है, कॉमा लगा, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये सब एक एक करके सब चीज समझेंगे क्या है। इन चीजों की स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। और संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत देश है, इसका क्या मतलब है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत है, इसका क्या मतलब है। अब बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी की द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब स्वीकार। इसका मतलब हुआ लागू करना, और इसका मतलब हुआ देश को समर्पित। इन तीनों शब्दों का अर्थ मैंने लिख दिया। इस संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और देश को समर्पित करते हैं। ठीक है, किस दिन 26 नवंबर 1949। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ तो उसकी इन्फोर्समेंट डेट 26 जनवरी 1950 को उसी दिन लागू क्यों नहीं हो गए। जैसे कि 4 प्रावधान जो संविधान के, नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी, संक्रमणकालीन संबंधी और अंतरिम संसद संबंधी 4 प्रावधान जो थे वो कब लागू हुए, वो 26 जनवरी 1949 को ही लागू हुए। 26 जनवरी 1949 को लागू हुए। बाकी पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों, ऐसा क्यों। जैसा कि ये भी हम यही बताएंगे, लेकिन इन चीजों को तैयार करने बता। चलिए इसको पहले बता देता हूँ। लाहौर में लिखा भी है, लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में एक सत्र किया था।
जिस सत्र में पूर्ण स्वराज, जिसको पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस द्वारा मनाया गया। सत्र हुआ जिसके पूर्ण स्वराज की कांग्रेस द्वारा एक सभा हुई। कांग्रेस द्वारा एक पूर्ण स्वराज की सभा हुई जिसके अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर प्री एग्जाम इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। और इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए, इस दिन को क्या करने के लिए, ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। क्यों? रावी नदी के किनारे एक कांग्रेस का सत्र हुआ था जो पूर्ण स्वराज, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और पूर्ण स्वराज एक, जिस दिन पूर्ण स्वराज दिवस, पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने हेतु, इसी 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने हेतु 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया गया। इसमें 4 सम्मेलन, इसमें 4 प्रावधान है जिनको छोड़ उसी दिन लागू कर दिया गया था। किस दिन लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद संविधान, हमारा जो मूल संविधान है, उसे अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्ट किया गया था। किसमें किया था? अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्ट किया गया था। प्रस्तावना संविधान की एक भूमिका की भांति है, जिससे संविधान के उद्देश्य और आदर्श शासन प्रणाली के स्वरूप का संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। जो प्रस्तावना कह रही है, प्रस्तावना में क्या मिलता है? जो चीजें प्रस्तावना में मिल रही है वही इसमें उद्देशिका में है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आ गई है, उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि प्रस्तावना शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन इसे हमने उद्देश्य का नाम दे दिया है। अब ये क्यों दे दिया है? ये इसलिए दे दिया है, यहाँ लिखने की जगह है नहीं, मैं ऐसे ही समझता हूँ कि 13 दिसंबर 1946 को जेल नेहरू ने एक संविधान सभा को प्रस्ताव दिया, संविधान सभा को प्रस्ताव दिया, जिससे उद्देशिका के नाम, उद्देशिका मतलब जिस एक प्रस्ताव दिया था, जिसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उस प्रस्ताव को उद्देशिका का नाम दिया गया। उस प्रस्ताव को उद्देशिका का नाम दिया गया। संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर सन 1947 को। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 12 दिसंबर 1947 को हुई और संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1947 को, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि जो नेहरू जी द्वारा पीटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया जो उद्देशिका शब्द है, प्रस्ताव जो है, उसको प्रस्तावना के स्थान पर रखा जाए। प्रस्तावना के स्थान पर उद्देश्य का नाम दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर। और ये प्रस्ताव ने कब दिया था? ये प्रस्ताव याद रही, प्री के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है। प्रस्ताव दिया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब दिया गया? 13 दिसंबर 1946। और पहली मीटिंग कब हुई और उसका नाम कब रखा गया? ये नाम रखा गया 13 दिसंबर 1947। पहली मीटिंग पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 12 दिसंबर, तीसरी मीटिंग
13 दिसंबर 1947। संविधान सभा। ये मीटिंग हुई और संविधान सभा की अध्यक्षता कौन कर रही थी? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पीटी जवाहरलाल नेहरू। पीटी जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, लिख भी लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ। बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित तथ्यों की। तो ये तो हमने समझ ही लिया है कि किस तरीके से प्रस्तावना को उद्देश्य का नाम मिला। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार करना, और 13 दिसंबर 1947 को इसको प्रस्तावना को उद्देश्य का नाम दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव दिया कब गया था? उद्देश्य प्रस्ताव दिया था 13 दिसंबर 1946 को। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1947। सेकंड हुई है 12 दिसंबर 1947 और थर्ड वाली मीटिंग ये हुई है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित तथ्यों की। तो प्रस्तावना संबंधित तथ्य कौन से? शासन का स्रोत। शासन का स्रोत मतलब शासन किस पे किया जाए, किसके लिए किया, किसके द्वारा किया जाए? जनता। शासन का स्रोत जनता। शासन का स्रोत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनको एक एक करके हम समझेंगे, पूरा डिफाइन करने वाले हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। उसके बाद बात करें शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है किसी कोई अन्याय, किसी तरह न्याय न हो, कोई ऐसा ना हो जो स्वतंत्र न हो, समानता सबके लिए, व्यक्ति गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता, इन सारी चीजों का ध्यान रखना इस शासन शक्ति का उद्देश्य। मतलब शासन का ये उद्देश्य इन चीजों का ध्यान रखे। ठीक है। और प्रस्तावना लोक प्रभुता को मानती है। लोक प्रभुता क्या है? जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। ये कहा है रूसो ने, जो एक फ्रांसीसी विचारक थे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले दोनों ही, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले दोनों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है, वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। भारत ही नहीं बल्कि भारत कुछ चीजों में स्वतंत्र है और कुछ में स्वतंत्र नहीं है। भारत ही नहीं बल्कि हर देश वैश्विक मुद्दे में स्वतंत्र रूप से कोई भी देश अकेला निर्णय नहीं ले सकता। वैश्विक मुद्दा क्या है? जैसे कि परमाणु बम है और पर्यावरण का मुद्दा है। ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री हो गए तो आप सारे देश के पेड़ पौधे कटवा डालेंगे और बाहर आपको कोई रोकेगा नहीं। ऐसा नहीं है। विदेश से आपको रोका जाएगा क्योंकि वो केवल आपके देश का मैटर नहीं है, वो पूरी पर्यावरण यानी कि प्रकृति पर इफेक्ट डालेगा। पाकिस्तान से हुआ, आपने परमाणु विस्फोट करना चालू कर दिया, न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वैश्विक मुद्दा है। और यही नहीं,
जो भी देश करता है वो गलत करता है। उसे ये अधिकार नहीं कि स्वयं निर्णय ले सके वैश्विक मुद्दों में, किसी भी देश को कोई अधिकार नहीं। तो 95% जो मुद्दे हैं जिनमें भारत स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और 5% मुद्दे जैसे वैश्विक मुद्दा है, WTO का मुद्दा है, जैसे मान लीजिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदस्यता में आप जैसे किसी भी संस्था की इस तरीके से जाते हैं, किसी भी संस्था के आप सदस्य रहिए। मान लीजिए भारतीय BCCI में के प्लेयर है जैसे विराट कोहली। अब विराट कोहली ये कहे कि मैं तो AC में बैठूंगा, AC में रहूंगा, क्योंकि ये मेरी स्वतंत्रता की बात है कि आप मुझे गर्मी में बाहर नहीं खिलवा सकते, तो कोई उसको बाध्य नहीं कर रहा। आपने एक BCCI स्वतंत्रता, BCCI संस्था को ज्वाइन किया, जब तक आप इस संस्था में रहेंगे इसकी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। तो वैसे ही WTO का भी इस सिस्टम है कि आप जब तक आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि आप BCCI की संस्था से रहिए, जुड़े रहिए, आप खेलते रहिए, ऐसा नहीं है। आप संन्यास लीजिए, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा। आप किसी सर्विस में हैं और आप ये कहें हम टिकट नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम तो दिन के 12 बजे सो के उठेंगे और फिर अपना काम करेंगे, हम क्यों ड्यूटी जाए, ऐसा नहीं। जब तक आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं तब तक आप स्वतंत्र होना चाहिए लगे, लेकिन किसी संस्था से जुड़े हैं तो उसकी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। किसी भी संस्था की शर्तें मानना आपके स्वतंत्र न होना नहीं होता। उसका मतलब ये है कि आप उस संस्था के लिए जब तक जुड़े हैं तब तक दूसरा मान रहे। आज WTO को जिस दिन भारत छोड़ देगा उस दिन उसकी शर्तों के लिए बाध्य नहीं रहेगा। तो भारत स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत, क्योंकि 95% मामलों में अपना खुद का निर्णय ले सकता है और 95% से अधिक मामलों में कोई देश अपना निर्णय ले ही नहीं सकता खुद से। वैश्विक मामलों में कोई खुद से निर्णय नहीं ले सकता। इसका अगर भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं तो कोई भी नहीं है। और अगर भारत है, अगर अमेरिका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो भारत भी है, क्योंकि वैश्विक मुद्दे में वो भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। चाइना भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, रसिया भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश वैश्विक मामलों में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ आ गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि आप 95% चीजों में स्वतंत्र है। अब बात करते हैं समाजवादी। यहाँ दूसरा क्या है? समाजवादी एक सेकंड, समाजवादी विश्व स्तर पर समाजवादी के तत्व कौन कौन से? संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूरों का शोषण, शोषित वर्गों का कल्याण, शोषण की समाप्ति। अब इसके दो स्वरूप हैं, एक तो साम्यवाद यानी मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स ने इसके प्रतिपादक हैं, इसलिए इसको साम्यवाद या मार्क्सवाद भी कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, इसके सबसे बड़े समर्थक कौन है? जे.एल. नेहरू ने इसकी समर्थन किया है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है। ऐसा नहीं पूर्ण तौर से लोकतांत्रिक भी नहीं, ये अलग विशिष्ट टाइप का समाजवाद। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रतिपादन, इसमें कौन कौन से स्तर हैं? स्तर है वर्ग, संघर्ष, क्रांति और हिंसा। जहाँ वर्ग और संघर्ष होगा वहाँ क्रांति होगी, और जहाँ क्रांति होगी, क्रांति हिंसा को बढ़ावा देती है। और इन सब चीजों को हिंसा और इन सारी चीजों को का परिणाम क्या होगा? इन चारों चीजों का परिणाम क्या होगा? संपत्ति का समाजीकरण, समानता। लेकिन
लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है? चुनाव द्वारा, संसद के कानून द्वारा, योजनाबद्ध विकास के द्वारा समाजवादी होना चाहिए, ना कि किसी को मारकर, संघर्ष करके, क्रांति करके नहीं। ठीक है। और इस दोनों में अंतर क्या है? साधन का, तरीका का, रास्ते का। इनका तरीका क्या है? वर्ग बना, एक वर्ग के लोग संघर्ष करके क्रांति करें और हिंसा को उतारें और किसी भी तरीके से समाजवादी बनाए सोसाइटी। मतलब समाजवाद की प्रमुखता होनी चाहिए किसी भी तरीके से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारा यहाँ जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद से निकलता रखता है। पूर्ण तौर से तांत्रिक समाजवाद भी नहीं है और इसके सबसे बड़े समर्थक जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। उद्देश्य का स्तर जो है इसका समान है, उद्देश्य सेम ही, इसके भी यही उद्देश्य है, लोकतांत्रिक समाजवाद के भी यही उद्देश्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार यही उद्देश्य है और मार्क्सवाद या साम्यवाद के भी यही उद्देश्य है। तो ये तो हमारा समाजवाद रहा। उसके बाद हम बात करेंगे समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो अब पंथ निरपेक्ष की तरफ बात करते हैं, इसे हम मिटा दें। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? इससे तात्पर्य किसी ऐसे देश से है जिसका कोई अपना राजकीय धर्म हो। राजकीय धर्म शब्द जो है वो संविधान में आया है। 1976 में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया धर्म निरपेक्ष की जगह, जबकि इस धर्म का अर्थ कुछ और होता है। इसका अर्थ तो कर्तव्य है भारतीय सभ्यता में, लेकिन धर्म शब्द आया है इसलिए हमने लिख दिया है धर्म, क्योंकि आगे चलकर हम इसको पूरा समझाने वाले हैं। नागरिकों के मध्य पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव हो, यानी दोनों लिखेंगे, क्योंकि आगे से हम पंथ का यूज करेंगे, पंथ शब्द का यूज करेंगे, धर्म का नहीं करेंगे। लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक धर्म का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे फिर। तो अब बात करते हैं भारत पंथ निरपेक्ष कैसे। पहली बात, इसमें कोई अपना धर्म नहीं, अपना पंथ नहीं। प्रस्तावना ऐसे पंथ निरपेक्ष घोषित करती है। धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस पंथ निरपेक्षता सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक मूल ढांचा घोषित किया है। मूल ढांचा, और इसमें मैंने बताया कि यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है मूल फंडामेंटल राइट्स में, तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसको नॉट अमेंड नहीं किया जा सकता। तो जब ये अमेंड नहीं किया जाता है तो इसका मतलब भारतीय पंथ निरपेक्ष है। दूसरी, धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान को सर्वोच्चता दी जाती है और शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है, न कि धर्म के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। तो ये सारी बातें जो क्या तय करती हैं, और सभी धार्मिक अनुयायियों को अपने धर्म के अनुसार, सभी पंथ के अनुयायियों को अपने पंथ के अनुसार आचरण करने का की स्वतंत्रता है। यानी कि आचरण करने की स्वतंत्रता मतलब उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता। आप धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं। धर्म निरपेक्ष क्या है? धर्म निरपेक्ष मतलब कर्तव्य विमुख। धर्म निरपेक्ष मतलब कर्तव्य विमुख। धर्म बना है धरा धातु से निकला है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य। धारण करना एक दिया, धारण करने योग्य होगा। यह एक संस्कृत शब्द है, धारयेत इति धर्म, और धर्म का मीन्स कर्तव्य होता है भारतीय संस्कृति में।
इंडियन कल्चर में। इसका क्या मतलब है? धर्म का अर्थ कर्तव्य। और ये सुप्रीम कोर्ट में लिखी हुई, हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये लिखी है लाइन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये लाइन, हेडलाइन लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट भी सेकुलर नहीं रहा, गोपत्र नहीं रहा, धर्म का अर्थ कर्तव्य। और कर्तव्य राज्य को वो धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का पालन सबको करना चाहिए, जो भी है। चाहे वो पीएम अगर अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो वो धर्म पेश हो जाएगा, सीएम नहीं करेगा तो वो धर्म पेश हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर नहीं करेंगे तो वो धर्म पेश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन धर्म पेश का मतलब क्या है? कर्तव्य विमुख होना। और यदि धार्मिक नहीं है कोई व्यक्ति तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता वो कितना योग्य व्यक्ति होगा, कितना बेहतर व्यक्ति होगा, आप भी समझ सकते हैं। अब जिसको हम धर्म समझ रहे हैं वो पंथ है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है ईश्वर तक ले जाने वाला रास्ता पंथ कहलाता है। इस शब्द पंथ 1976 में जोड़ा गया। पंथ से तटस्थता पंथ निरपेक्ष कहलाती है। तो यहाँ तक हमने आज समझा। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। कल हम लोकतंत्र पढ़ेंगे और बाकी बचे हुए गणराज्य भी पढ़ेंगे। लेकिन अब हम आज के लेक्चर को इतना ही शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारी पॉलिटी भी शुरू हो गई है, अन्य सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा शेयर करिए, कम शेयर हो रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।